गाइस वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम चालू करने जा रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया की एक सीरीज, जिसमें हम इन टोटल 38 साइट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स साइट्स देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ इस सीरीज में हम इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को भी कवर करेंगे। दे आर 13 इन नंबर, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है योगा। ठीक है, अब देखिए, इस सीरीज को चालू करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहूंगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो सीरीज है इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा है, या कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पर पॉइंट्स बहुत कम दिए हुए हैं। बट मेरी ये गारंटी है कि अगर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं तो इस स्लाइड से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंफॉर्मेशन को रखा गया है। दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो डेटा है वो 100% ऑथेंटिक है, बिकॉज डेटा को डायरेक्टली यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो भी साइट्स कवर की जाएंगी दैट विल बी कवर्ड स्टेट वाइज साइट्स कवर करने का अपना एक एडवांटेज है, जो आपको इस चीज के खत्म होने तक समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, इससे पहले मैं आप सभी को हमारी लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि 22 मार्च से चालू होने वाली है। इसमें आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ सीसैट, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, रिवीजन एंड अदर सेक्शनल टेस्ट। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर हमारी उड़ान की बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप अपने सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और साथ में कुछ उड़ान प्लस बुकलेट्स भी मिलेंगी, जो आपको करंट अफेयर्स में काफी हेल्प करने वाली है। और ये सारे कोर्सेज हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर सीरीज की या कोई भी यूट्यूब लेक्चर की, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ओनली आईएएस नथिंग एल्स, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए चालू करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। इससे पहले कि हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को समझें, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यूएन का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? देखिए, यूएन वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और इससे बहुत ही ज्यादा जन और धन की हानि हुई थी। अब इस जन, धन और वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से एडवाइस दी कि भाई आप लोग क्या करो कि कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना चालू कर दो, बिकॉज वर्ल्ड वॉर का जो मेन रीजन था वो था कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट से कोऑपरेशन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वॉर्स होना रुक जाएंगे। अगर आप पिछले 70 साल में देखें तो दुनिया में जो कॉपरेशन है बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसलिए आपको वॉर कम से कम देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब यूएन को बोला गया कि भाई आप कॉपरेशन बढ़ाओ। तो जो कॉपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड तक लिमिटेड नहीं रखना। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई नेता लोग आए, डिस्कस किए और चले गए, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल कॉपरेशन हो गया, वो भी एक तरीके से झूठे वादों का कॉपरेशन रहेगा। अगर आपको कॉपरेशन बढ़ाना है तो आप कल्चरल फील्ड में बढ़ाओ, आप पॉपुलेशन के बीच में कॉपरेशन बढ़ाओ, आप सोशल फील्ड में कॉपरेशन बढ़ाओ, आप ज्योग्राफिकल फील्ड में कॉपरेशन बढ़ाओ। ठीक है, इन शॉर्ट आप 360 डिग्री के वेज में कॉपरेशन को बढ़ाओ। तो कल्चरल, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल फील्ड में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए यूएन ने अपनी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की, जिसको कहते हैं यूनेस्को। तो आई थिंक अब आपको यूनेस्को का जेनेसिस अच्छे से समझ में आ गया है। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूएन के द्वारा बनाई गई हुई एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम होता है कंट्रीज के बीच में कल्चरल वे में, एजुकेशनल वे में और साइंटिफिक वे में कॉपरेशन बढ़ाना, जिससे कि वर्ल्ड पीस प्रमोट हो सके। ठीक है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है दैट इज प्रेजेंट इन पेरिस। वेरी गुड। अब देखिए, यूनेस्को ने कल्चरल फील्ड में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए अपनी एक ट्रीटी इंट्रोड्यूस की 1972 में, जिसे आप कह सकते हैं कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, अब इस ट्रीटी के अंदर यूनेस्को क्या करता है, दुनिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको एनालाइज करता है। अगर उसमें कोई भी कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, उसको अपनी उस लिस्ट में डाल देता है। अब इस लिस्ट में जितनी भी साइट्स होंगी वो अपने आप में कोऑपरेट करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इजिप्ट में पिरामिड्स है और हमारे इंडिया में ताजमहल है। अब इजिप्ट वाले हमसे पूछेंगे भैया आप किस तरीके से ताजमहल की ब्यूटी को मेंटेन कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे भैया किस तरीके से आप इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट कॉपरेशन, नॉलेज का आदान प्रदान चालू हो जाता है, और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कॉपरेशन बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन तक लिमिटेड नहीं है, इसका अपना एक कल्चरल एडवांटेज है, हमारा कल्चर प्रोटेक्ट हो रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कई नेचुरल साइट्स को भी हमने कवर किया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे काजीरंगा हो गया, फिर मानस नेशनल पार्क हो गया। इन सब साइट को प्रोटेक्ट करने की वजह से क्या होता है, हमारा नेचर भी प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इन टोटल साइट्स को जो हमारा यूनेस्को है वो 3 वेज में क्लासिफाई करता है। एक होती है कल्चरल, दूसरी होती है नेचुरल और तीसरी होती है मिक्स्ड। इसी के बेसिस में इंडिया में आपको 38 साइट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और 38 साइट्स में 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स साइट है। ठीक है,
चलिए, वेल एंड गुड, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। अब एक और क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा जिसको कहा जाता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और दूसरा आता है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अभी तक आपके सामने जितनी भी 38 साइट्स आई वो सारी की सारी क्या है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। क्यों? बिकॉज टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सैलेड मेरे सामने रखा हुआ है, मैं उसे टच कर सकता हूँ, बट मेरी मर्जी है, मैं उसे नहीं खाऊंगा, बट आई कैन टच इट। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ आती है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं। इसको आप वोल्डेमॉर्ट के एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को मार नहीं पाया था, क्यों? बिकॉज वहां पर लिली का लव मैजिक था जिसे वो देख नहीं पाया और अल्टीमेटली खुद डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप इंटेंजिबल को वोल्डेमॉर्ट से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर 13 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और आखिरी में आपको योगा भी देखने को मिल रहा होगा। अब इन साइट्स को हम सबसे एंड में डिस्कस करने वाले हैं, अभी नहीं। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने पहले स्टेट में, जिसका नाम है दिल्ली, विच इज एक्चुअली नॉट अ स्टेट बट अ यूनियन टेरिटरी। अब दिल्ली में आपको 3 कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलते हैं। एक आता है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, दूसरा आता है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स और तीसरा आता है हुमायूं टॉम। ठीक है। सबसे पहले हम कुतुब मीनार को डिस्कस करेंगे। देखिए, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट में जो पहला इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है वो है कुतुब मीनार खुद। कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत या चालू करवाई गई थी, बट वो इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए थे। जो शुरू की 3 मंजिलें हैं उसको इल्तुतमिश के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, और आखिरी की जो 2 मंजिलें हैं उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। अगर आप इसमें मटेरियल यूज की बात करें तो शुरू की जो 3 मंजिलें हैं वहां पर आपको रेड सैंडस्टोन देखने को मिलेगा, और जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं यहाँ पर आपको व्हाइट मार्बल देखने को मिलेगा। और ये व्हाइट मार्बल किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? वेरी गुड, फिरोज शाह तुगलक। इसी के साथ इसमें अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको बालकनीज देखने को मिलेंगी और कुरानिक वर्सेस में इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब दिखेंगे। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सर्कुलर और पॉलीगॉन शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है मेहरौली पिलर। अब देखिए, मेहरौली पिलर को दिल्ली सल्तनत के रूलर ने नहीं बनवाया था, ये इसको एक्चुअली बनवाया गया था चंद्रगुप्त II के द्वारा, जिनको आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। ये हमारे समुद्रगुप्त के बेटे थे। फाइन। अब इसकी जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, मतलब इसको कहां कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, उसमें अभी भी डाउट है, बट जो मेजर एक्सेप्टेड थ्योरी है कि भाई ये उदयगिरी केव्स के आसपास कहीं लोकेटेड था। ठीक है। बट दिल्ली सल्तनत के रूलर ने इसे यहां पर लेके स्टैब्लिश कर दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी यूनिकनेस क्या है? इसकी यूनिकनेस ये है कि भाई ये कभी भी रस्ट नहीं होता है। आप ये अप्रोक्सीमेटली पिछले 15 साल से बारिशों में है, बट फिर भी आज तक ये रस्ट नहीं हुआ है। ये इसकी यूनिकनेस है, और यही हमारे दिल्ली सल्तनत के रूलर जानना चाहते थे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट। तो ये चीज याद रखिएगा, कुतुब मीनार इज नॉट अ कल्चरल हेरिटेज साइट, इट इज एक्चुअली कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वर्ड्स पे फोकस करो। इसके बाद आता है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2 इंपॉर्टेंट साइट्स आती है। सबसे पहली आती है रेड फोर्ट खुद, और दूसरा आता है सलीमगढ़ फोर्ट। देखिए, सलीमगढ़ फोर्ट रेड फोर्ट से कुछ ही दूर पे लोकेटेड है, जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे। अब ये रेड फोर्ट और सलीमगढ़ फोर्ट को कंबाइन करके हम उसे रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। अब जो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो एक्चुअली में शाहजहानाबाद के अंदर लोकेटेड है। शाहजहानाबाद एक वॉल्ड सिटी थी जिसे शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, मतलब कंप्लीट यहाँ पर आपको रेड सैंडस्टोन की वॉल देखने को मिलेगी, बट अंग्रेजों ने तोड़ दी तो अब कुछ देखने को नहीं मिलती है। बट फिर भी उस टाइम पे इट वॉज वेल कंस्ट्रक्टेड वॉल, और उसके अंदर हमारा रेड फोर्ट लोकेटेड था, और उसके आजू जो भी अमीर लोग होते थे वो सब रहा करते थे इस सिटी के अंदर। ठीक है। अब एक और चीज याद रखिएगा, सलीमगढ़ फोर्ट को इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया था, ना कि शेर शाह सूरी, तो इस चीज को मत भूलिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे रेड फोर्ट में 3 पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आते हैं। सबसे पहली इसकी वॉल्स, बहुत ही स्टीप वॉल्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल है, दे कैन नॉट बी क्रॉस्ड। ठीक है। तो इसकी वॉल सबसे पहला पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा है दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह है जहां पर जो हमारे राजा हुआ करते थे, आप कह सकते हैं एम्परर हुआ करते थे, वो बड़े बड़े लोगों से मिलते थे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एम्बेसडर्स हो गए या कोई और किंग हो गए। ठीक है। आपको इसकी इमेज भी दिख रही होगी, कंप्लीट व्हाइट मार्बल से बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। इफ यू हैव नॉट विजिटेड रेड फोर्ट, डू विजिट इट। इसके बाद आता है दीवाने आम। ये हम जैसे गरीबों के लिए था, जहां पर हम जैसे गरीब लोग राजा से मिला करते थे, इसलिए इसका नाम भी है दीवाने आम। ठीक है। ये आपको दीवाने आम की पिक्चर दिख रही है। तो ये हो गया हमारा रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। फाइन। अब अगला जो मॉन्यूमेंट आता है वो आता है हुमायूं टॉम। देखिए, हुमायूं जो टॉम है वो यमुना रिवर की बैंक्स पे लोकेटेड है। और एक और चीज याद रखिएगा,
इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ मुगल्स। और ये जो हमारा हुमायूं टॉम्ब है वो अकबर के पीरियड में बनाया गया था, ना कि हुमायूं के पीरियड में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब एक और पॉइंट जो ध्यान रखने के लिए वो ये है कि इसको अकबर ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, इसको हमारे हुमायूं साहब की जो बेगम साहिबा हैं, बेगा बेगम, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, ये कंप्लीटली, ये आप कह सकते हैं मैक्सिमम इसमें जो स्टोन यूज किया गया है वो रेड सैंडस्टोन है, इसलिए इसे मुगल का पहला आर्किटेक्चरल वंडर कहा गया। और ये ऐसी पहली बिल्डिंग थी मुगल्स के द्वारा जिसमें रेड सैंडस्टोन को इतनी हैवी वेटेज से यूज किया गया था। लेकिन आपको यहाँ पर व्हाइट मार्बल का डोम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो आता है वो है चार बाग स्टाइल। देखिए, चार बाग स्टाइल को पर्शिया से कॉपी किया गया है। वैसे अगर आप देखेंगे चार बाग को ऑलरेडी हमारे जो बाबर साहब हैं वो कंस्ट्रक्ट कर चुके थे, बट फिर भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि इसे मॉन्यूमेंट के साथ रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हुमायूं टॉम्ब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, अगर आप देखेंगे उन्होंने यहाँ पर रिफ्यूजी लिया था। क्यों? जब 1857 का रिवॉल्ट वो लोग हारने वाले थे तो उस टाइम पे भाग के हमारे बहादुर शाह साहब यहाँ पर आके छुप गए थे। बेटा इसके बाद आप सभी जानते हैं अंग्रेजों ने उठा लिया और रंगून में जाकर ट्रांसफर कर दिया था। अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेट में जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी और उनका नंबर है 5, जिसमें पहली साइट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दूसरी है एलोरा केव्स, तीसरी है अजंता केव्स, चौथी है एलिफेंटा और पांचवी है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबली ऑफ मुंबई। अब सबसे पहली साइट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गेटवे ऑफ इंडिया से 4 किलोमीटर लगभग नॉर्थवर्ड लोकेटेड है। अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को FW स्टीफेंस ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, मतलब इसके डिजाइनर और कंस्ट्रक्टर खुद FW स्टीफेंस थे। इसको शुरू में विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था। अब आप जानते हैं विक्टोरिया टर्मिनस कहलाने का रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1878 में चालू हुई थी और लगभग 10 साल इसको कंस्ट्रक्ट होने में लगे। लेकिन इस टाइम पे डेली 3 मिलियन यूजर्स छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का यूज करते हैं और इट इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूनिकनेस है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की वो है विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर। देखिए, ये जो आर्किटेक्चर है वो यूरोप को बिलोंग करता है। इसकी जो ओरिजिनल जेनेसिस है वो मेडाइवल यूरोप में देखने को मिलती है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर रिवाइवल वर्ड लिखा हुआ है, मतलब 1740s के आसपास इसका दोबारा रिवाइवल होता है। और कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। फिर इंग्लिश मैन इसे दोबारा हमारे इंडिया में लेके आते हैं। अगर आप विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जानना चाहते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पर आपको बड़ी वॉल्स देखने को मिलेंगी, इसमें बड़ी बड़ी विंडोज मिलेंगी, इसके बाद पॉइंटेड आर्च देखने को मिलेंगे और उसके बाद स्लोपिंग रूफ्स देखने को मिलेंगे। और सेम सारी चीजें आपको हमारे छत्रपति विक्टोरिया टर्मिनस में भी देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर पॉइंटेड आर्चेस हो गई, बड़ी वॉल्स और फिर यहाँ पर विंडोज। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हैं कि विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर क्या होता है। देखिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था, बट आपको चीजें समझ में आए और कुछ चीजें हमारी छूटे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 3-4 फीचर्स बता दिए। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है दैट इज मोर देन इनफ। इसके बाद अगली साइड जो हमारे सामने आती है वो है एलोरा केव्स। देखिए, एलोरा केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये अजंता केव से मात्र 104 किलोमीटर की दूरी में है। अगर कभी आप शिरडी विजिट करें तो इस साइड को भी जरूर विजिट करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कि भाई ये कौन से हिल्स में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन चरंदरी हिल्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो एलोरा केव्स है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 5th सेंचुरी AD में चालू हुई थी और इसको 3 फेसेस पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो पहला फेस है दैट इज डिवोटेड टू बुद्धिज्म, जो दूसरा फेस है दैट इज डिवोटेड टू ब्राह्मणिज्म और जो तीसरा फेस है दैट इज डिवोटेड टू जैनिज्म। ठीक है, फेस मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं शुरू की 2 सेंचुरी में सिर्फ बुद्धिस्ट आर्ट हुआ करती थी, फिर बाकी 2-3 सेंचुरी में ब्राह्मणिकल आर्ट हुई, फिर आखिरी की 2-3 सेंचुरी में जैन आर्ट हुई। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन टोटल यहाँ पर 34 केव्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा केव्स मतलब 17 केव्स आर डिवोटेड टुवर्ड्स ब्राह्मणिकल सेक्ट, उसके बाद 12 बुद्धिस्ट केव है और 5 जैना केव्स हैं। लेकिन अगर आप मैसिवनेस देखें बुद्धिस्ट केव की तो ब्राह्मणिकल केव से बहुत ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो ब्राह्मणिकल केव्स हैं वो 3 स्टोरी तक बनी हुई है, यहाँ पर आपको साफ साफ टिक देखने को मिल रही होगी। ठीक है, और एक और सबसे अच्छी बात यहाँ पर
कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीजियस इंटरमिक्सिंग प्लेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिली है, बिकॉज यहाँ पर तीनों की तीनों साइट्स अवेलेबल है। उस टाइम पे जो भी प्रोमिनेंट रिलीजन थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, तीनों लोकेटेड है। और आपको चीज और बताता हूँ, ये किसी भी रूलर के द्वारा पेट्रोनाइज की गई साइट नहीं है। यहाँ पर मेनली गिल्ड्स ने काम किया, मतलब जो बिजनेसमैन होते थे, उनके जो ग्रुप्स होते थे, उन्होंने काम किया है। और मेनली दे बिलोंग टू विदर्भा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु रीजन। बट यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो एग्जाम्स में आ सकती है। जैसे सबसे पहले आती है विश्वकर्मा केव। विश्वकर्मा केव में आप देखेंगे जो हमारे बुद्धा है, उनके पीछे बौद्धि ट्री इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और वो व्यक्षकान मुद्रा में बैठे हुए हैं। आई होप यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, मतलब ढंग से दिखाई नहीं दे रही होगी, एक बार आप गूगल में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर, वो है कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल को राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा ने बनवाया था। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि इसका जो मैक्सिमम पेट्रोनेज है वो गिल्ड्स के द्वारा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रूलर ने कोई आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया है। जैसे राष्ट्रकूटा किंग ने यहाँ पर क्या बनवाया था, कैलाशनाथ केव, कैलाशनाथ टेम्पल। अब जो कैलाशनाथ टेम्पल है उसकी यूनिकनेस ये है कि ये एक सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक सिंपल बड़ा सा रॉक था, इसको काट काट के कंप्लीट कैलाशनाथ टेम्पल बनाया है, ठीक है। अगर आप एलोरा के विजिट करेंगे, सो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, ठीक है। मतलब आप जाके ना देख के चौंक जाएंगे, आपको गाइड बताता है कि भाई ये सिंपल एक सिंगल स्टोन से बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी शिवा थीम्स भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देखेंगे जो रावणा इज शेकिंग द माउंट कैलाश, यहाँ पर नीचे रावण है और यहाँ पर ऊपर शिव जी बैठे हैं और पार्वती जी बैठी हैं और यहाँ पर ये केव्स को हिला रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे रावण की खाई भी बहुत ही फेमस स्कल्पचर है यहाँ पर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थी एलोरा केव्स की। इसके बाद आ जाते हैं हम अजंता केव्स में। अजंता केव भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है, ठीक है। और अजंता केव्स में इन टोटल 29 केव्स हैं, जिसमें से 25 विहारास हैं और 4 चैत्यास हैं। विहारास का मतलब होता है ऐसी प्लेसेस जहां पर मॉन्क्स रुकते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं रेसिडेंस हाउस टाइप का कुछ, या रेसिडेंस होटल टाइप के। इसके बाद चैत्यास वो जगह होती है जहां पर पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है बुद्धा की, ठीक है। अब ये जो केव्स हैं आप देखिएगा, इन्हें 2nd सेंचुरी बीसी से कंस्ट्रक्ट किया गया था और इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 11th सेंचुरी एडी तक चली। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, मान लीजिए शुरू में 2nd सेंचुरी बीसी में चालू हुई, फिर आप कह सकते हैं 100 से 150 साल रुक गई, फिर चालू हुई, फिर रुक गई। इस तरीके से आप कह सकते हैं 11th सेंचुरी एडी तक आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड में 2nd सेंचुरी बीसी की पेंटिंग देखने को मिल रही है। ये 2nd सेंचुरी बीसी की पेंटिंग है, वो लीनियर वे से डिवाइड कर दी गई है और हर एक पिक्चर को अपना एक ज्योग्राफिकल लोकेशन दिया गया है। लेकिन वहीं पर ये आपको 6th सेंचुरी बीसी की, 6th सेंचुरी एडी की पेंटिंग देखने को मिल रही है, विच इज फ्रेस्को पेंटिंग। अब फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है, देखिए फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी वॉल रहती है उसको राइस हस्क, गोबर और बहुत सारी चीजों से लीप दिया जाता है, मतलब कवर कर दिया जाता है इस तरीके से। अब इसके ऊपर लाइम प्लास्टर लगाया जाता है और जब वो गीला रहता है तभी उसके ऊपर कंप्लीट ड्राइंग कर दी जाती है, जिससे कि जो भी कलर है ना वो दीवार में ऑटोमेटिकली चिपक जाए और वो लंबे टाइम तक बने रहे। इसलिए आपको 6th सेंचुरी एडी की बोधिसत्वा की पेंटिंग, एक्चुअली पद्म पानी है, ये एक बोधिसत्वा है, उनकी पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है। वो काफी फेमस पेंटिंग है, पद्म पानी की पेंटिंग। यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ चुका है। अब बोधिसत्वास क्या होते हैं, देखिए बोधिसत्वास वैसे इंसान होते हैं जिनको निर्वाणा प्राप्त हो चुकी है, लेकिन हम जैसे अंधकारी लोगों को भी निर्वाणा प्राप्त हो उसके लिए वो इस दुनिया में रुके हुए हैं और कुछ टाइम बाद वो भी बुद्धाहुड अचीव कर लेंगे, मतलब निर्वाणा प्राप्त कर लेंगे और दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलोरा केव्स। देखिए एलोरा केव्स में अगर आप देखेंगे मैक्सिमम गिल्ड्स का पेट्रोनेज था, लेकिन यहां पर रूलर का पेट्रोनेज ज्यादा था। मेनली गुप्ता किंग्स के जो फिड्यूशरी थे, वाकाटाका किंग्स, उनकी यहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोनेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन, वाकाटाका की। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म की थीम्स देखने को मिलती है, यहाँ पर हिंदुइज्म की थीम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मतलब अजंता केव्स इज टोटली अ बुद्धिस्ट केव। लेकिन यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं या स्कल्पचर हैं जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आता है मारा विजया। देखिए मारा विजया ये बुद्धा की वो थीम है जहां पर बुद्धा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेडिटेट कर रहे हैं, और आजू बाजू बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ सुंदर अप्सराएं आ रही हैं, राजा आ रहा है, अपनी सेना लेके आ रहा है और बुद्धा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बुद्धा अभी पद्मासन में बैठे हुए हैं और धरती
के सामने अपनी उंगली रखे हुए हैं और ये धरती को दिखाना चाहते हैं, देखो ये लोग मुझे कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। इसे मारा विजया कहा जाता है और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना। इसके बाद ये आपको महापरिनिर्वाणा, मतलब जब बुद्धा की डेथ हुई थी कुशीनगर में, उस टाइम का ये स्कल्पचर है। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर हमारी जो उनकी दैट मीन्स महामाया देवी जो बुद्धा की मदर है, उनकी यहाँ पर आपको पिक दिखाई जा रही है और उनके आजू बाजू बहुत सारी औरतें हैं और जो बुद्धा हैं वो उनकी गर्भ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये काफी फेमस पेंटिंग है। इसके बाद हमारे सामने आते हैं एलिफेंटा केव्स। देखिए एलिफेंटा केव जो है वो एलिफेंटा आइलैंड में लोकेटेड है और इस एलिफेंटा आइलैंड को हम घरापुरी आइलैंड भी कहते हैं। अब इस घरापुरी आइलैंड की जो इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ऐसा कहा जाता था कि ये जो एलिफेंटा केव्स है शुरू में बुद्धिज्म को बिलोंग करती थी। इसलिए अगर आप ईस्टर्न साइड देखेंगे, जिसे स्तूपा हिल भी कहा जाता है, अगर आप एलिफेंटा केव्स को देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये वेस्टर्न साइड है और उसके बाद ये ईस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड को स्तूपा हिल्स कहा जाता है विच बिलोंग्स टू बुद्धिज्म और ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, इसलिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वही दूसरी तरफ जो वेस्टर्न साइड है विच इज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणिज्म, ये पूरी तरीके से फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है और यहाँ पर शिवा की थीम्स दिखाई गई है, मतलब एलिफेंटा केव्स बिलोंग टू लॉर्ड शिवा और इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको 5th to 6th सेंचुरी एडी में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम अपनी आज की लास्ट स्लाइड में जाते हैं जिसका नाम है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबली ऑफ मुंबई। देखिए ये एक्चुअली कोई साइट नहीं है, आप जो निर्मल पॉइंट देख रहे हैं, निर्मल पॉइंट के ईस्टर्न साइड में आपको जितनी भी बिल्डिंग्स देख रही हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 94 बिल्डिंग्स है, इनके कंबाइन कॉम्बिनेशन को हम विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबली ऑफ मुंबई कहते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी 94 बिल्डिंग्स है, यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स का नाम भी लिखा हुआ है, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है हमारी म्यूनसिपैलिटी, मुंबई म्यूनसिपैलिटी, इसके बाद मुंबई का हाई कोर्ट, ये सब ब्रिटिश के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई। ठीक है, with this we conclude our today's lecture and we are going to meet in the next lecture with some more important topics. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.